हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 2 का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपको प्रोबेबल क्वेश्चन विथ आंसर है, ठीक है। यानी ये आपके प्रोबेबल यानी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मॉडर्न एशिया के बारे में आपको क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको जो सन 1839 से 2000 ईस्वी के बीच का है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम अफीम युद्ध 1840 से 42 के कारणों एवं परिणामों का विवेचना करें, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम अफीम युद्ध 1840 और 42 के कारणों की परिणामों एवं विवेचना करें। और इसका जो मैं पूरा जो आंसर जो है नीचे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो मेन जो बेस्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने टिक लगा रखा है, तो आप लोग उसी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, प्रथम अफीम युद्ध 1840 से 42 के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 के कारणों एवं परिणामों की परीक्षण करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो नीचे है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, टाइपिंग विद्रोह, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। टाइपिंग विद्रोह के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं जिसमें अभी टिक लगा रहा हूँ, वो सभी आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण एवं महत्व की परीक्षण करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन है, कुमिंगतांग पार्टी के संरक्षण, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन है, कुमिंगतांग पार्टी के संरक्षण लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चीन के प्रति डॉक्टर सन्यात सेन, जो चीन के प्रति डॉक्टर सन्यात सेन थे, उनके देनों का वर्णन करिए। वो उनकी क्या देन थी, उसकी क्या जीवन कृतियाँ थी, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, उस सभी के बारे में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन रहती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन है, चीन के साम्यवादी क्रांति में माओ से तुंग की भूमिका का वर्णन करें। माओ से तुंग जो है उसके बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ना होता है, ठीक है, हम जो कि आगे बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा एंड तक, और आप लोग इसको क्वेश्चन को हैशटैग या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 15th नंबर क्वेश्चन, मुस्तफा कमल पाशा ने किस प्रकार तुर्की के आधुनिकीकरण किया, तुर्की के बारे में भी इसमें। और नेक्स्ट जो है फिलिस्तीन, 18th नंबर क्वेश्चन है, फिलिस्तीन समस्या पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इस सभी के बारे में मैं नीचे बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिर नीचे हम आगे बढ़ते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया था ऑनर्स पेपर 4 का है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एशिया 1839 to 2000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध 1840 से 42 के कारणों एवं परिणामों का विवेचना करना है, ठीक है। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ओपियम वार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओपियम वार जो फर्स्ट हुआ था उसमें चीन विश्व का एक बहुत ही प्राचीन देश है। इसके बारे में पहले डिटेल में पहले चीन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। पहले चीन कैसा देश था, वो बहुत ही प्राचीन देश था, उसकी क्षेत्रफल जनसंख्या बहुत अधिक थी, प्राकृतिक साधनों के दृष्टिकोण से यह संसार का एक महान देश है। 15वीं शताब्दी तक चीन पश्चिमी के संपर्क में नहीं आया था। चीन के निवासी यूरोपीय व्यापारियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अपनी विशिष्ट संस्कृति पर नाज था, ठीक है। वे अकेला रहना अधिक पसंद करते थे, पर पश्चिमी राष्ट्र उसे सोने की चिड़िया समझते थे और वहाँ व्यापारिक संबंध कायम करने के लिए अवसर की ताक में थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नवीन साम्राज्यवाद का उदय युग था, ठीक है, और यूरोप के विभिन्न राज्य चीन में घुसकर व्यापार करना चाहते थे, पर चीनी इन विदेशियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। अंत में बहुत प्रयास के बाद यूरोपीय राज्यों ने अपने उद्देश्य में सफलता मिली और वे जोंक की भांति चिपक कर चीन में प्रवेश करते गए, ठीक है, जिससे उस देश में एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब आगे आपको इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार अफीम को ना चीन में उसमें लाया गया, ठीक है, और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हानि हुई, क्या क्षति हुई, इस सब के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपको जितना भी क्वेश्चन जो बना रहे हैं उस सब को पॉइंट वाइज बनाइएगा, ठीक है। पहले चीन के बारे में बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट में यूरोप वासियों के लिए चीन का द्वार बंद, इसके बारे में कुछ डिटेल में बता दीजिएगा, जिसको मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर देखिए ऊपर में हेडलाइन क्या है, यूरोपवासियों के लिए चीन का द्वार बंद। अब चीन का द्वार क्यों बंद था यूरोपवासियों के लिए, उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले 16वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में पुर्तगाली व्यापारी चीन पहुँचे, ठीक है। पुर्तगालियों की क्रूरता से चीन के लोग परिचित थे, अतः चीन की मिंग वंश के सम्राटों ने यह निश्चय कर लिया था कि चीन में पुर्तगालियों को घुसने न दिया जाए। अतः पुर्तगाली चीन में
अपनी कहीं बस्ती नहीं बना सके, फिर भी कैंटन के निकट एक द्वीप को उन्होंने अपना केंद्र बनाया और वहीं से चीन के साथ व्यापारिक संबंध कायम करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, अब नीचे और कुछ ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले क्या कि जो वो अपना मकाओ में जो ज़्यादातर अपने मकाओ में एक बस्ती कायम हुई। इसके बाद डच और अंग्रेज़ भी चीन में घुसने के यत्न करने लगे। ठीक है, जब जो बता रहे थे अभी, पुर्तगाली जो वहाँ पर जो बस्ती बनाए ना, जिसके बाद डच यानी जिसको हम आयरिश कहते हैं, ठीक है, आयरिश आयरलैंड के, ठीक है, और अंग्रेज़ यानी इंग्लैंड का, वो सभी चीन में घुसने, जब पुर्तगाली घुसा तो ये भी दोनों कहा जब मैं भी घुसने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, वो भी घुसने का कोशिश किया। 1673 ईस्वी में डचों ने चीन में प्रवेश किया था। उसी वर्ष अंग्रेज़ भी वहाँ पहुँच गए। जब डच यानी आयरिश पहुँचा तो अंग्रेज़ भी साथ ही साथ वहाँ पहुँच गए। उसी तरह साइबेरिया की ओर से रूस भी चीन की ओर बढ़ने लगा, यानी साइबेरिया की ओर से रूस भी चीन की ओर बढ़ने लगा। जो कि रूस देश था वो भी चीन की ओर अग्रेसित होने लगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत तक रूस की सीमा चीन की सीमा से जा मिली थी और रूसी भी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करें। ठीक है, फिर आगे है, इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के व्यापारियों का चीन में आना जाना शुरू हो गया था। इस हालत में चीन के शासकों के सम्मुख यह समस्या थी कि वे इन यूरोपियों के साथ किस प्रकार का संबंध रखें। ठीक है, शुरू में यूरोपीय व्यापारी चीन से केवल माल ही खरीदते थे। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिनको वे चीन में बेच सकते थे। इसके विपरीत चीन को कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ जैसे चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन आदि की यूरोप में बहुत ही मांग थी और यूरोपीय व्यापारी इन्हीं वस्तुओं को खरीदकर यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे तथा चीन को इसका मूल्य सोना चांदी में चुकाते थे। अब बात हुआ आगे क्या, जो ध्यान से देखिएगा। लेकिन 18वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में इंग्लैंड में सूती कपड़ों का उत्पादन बहुत ही बढ़ गया और चीन इसके लिए एक अच्छा खासा बाजार था। इसी तरह अमेरिका का भी चीन में मांग बढ़ने लगा, यानी अमेरिकी में जो फर होता था उसका भी चीन में मांग बढ़ने लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अफ़ीम का व्यापार अब स्टार्ट हो गया। अब देखिए, जैसे कि वो इंग्लैंड के वासी जो यहाँ से जितने भी चाय, जितने भी यहाँ के सामान जो ले जाते थे चीन से अपने देश की ओर, तो उसमें उसके लिए अदा करना पड़ता था सोने और चांदी के सिक्के। ठीक है, तो इसके लिए अफ़ीम व्यापार का उन्होंने इंग्लैंड में एक दिमाग लगाया कि देखिए हमारा पैसा जो है अपने ही देश में रहेगा और इसके देश का जो अर्थव्यवस्था है इसको कमज़ोर कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने अफ़ीम का व्यापार स्टार्ट कर दिया। और ये अफ़ीम व्यापार के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप इसको जरूर सेव करके जरूर रखिएगा, डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अफ़ीम का व्यापार जो स्टार्ट किया वो कैसे किया, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए, यूरोपीय व्यापारी केवल कपड़ों और फरों के व्यापार से संतुष्ट नहीं थे। वे चीन में किसी ऐसे माल की खपत बढ़ाना चाहते थे जिससे चीन में निर्यात ज़्यादा हो और उन्हें चीन के माल के लिए सोना चांदी के रूप में कीमत भी ना अदा करनी। यानी देखिए, इंग्लैंड ऐसा दिमाग लगाया जो सामान भी ले और पैसा भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस समय वे चीन में अफ़ीम के निर्यात आसानी से कर सकते थे। वे चुपके चीन में अफ़ीम भेजने लगे तथा चीन वासियों में इनके सेवन की आदत लगाने लगे और उसमें पूरी सफलता भी प्राप्त की उन्होंने, समझे। 1800 ईस्वी में चीन के लोग अफ़ीम के इतने आदी हो गए कि विदेशियों का अफ़ीम व्यापार चमक उठा। अफ़ीम व्यापार चीन में प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया। इसके लिए चीन को भारी आर्थिक क्षति हो रही थी तथा चीनियों का नैतिक पतन भी होने लगा था। इसलिए 1800 ईस्वी में सरकार ने यह आज्ञा निकाली कि कोई विदेशी व्यापारी चीन में अफ़ीम नहीं ला सकता। इस प्रकार अफ़ीम का क्रय विक्रय चीन में गैर कानून घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे है, लेकिन इससे अफ़ीम का व्यापार नहीं रुका। यूरोपीय व्यापारी अब छिपाकर अफ़ीम लाने लगे और चीन के लोगों में अवैध रूप से इसे खरीदना प्रारंभ किया। इस प्रकार चीन में अफ़ीम का व्यापार निरंतर उन्नति करता रहा। चीन की सरकार इस कारण बहुत चिंतित रहने लगी। इसलिए 1838 ईस्वी में चीन ने इस अवैध व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की। इसमें सबसे आग घाटा अंग्रेज व्यापारियों को हुआ, अतः वे बड़े क्रुद्ध हुए और चीन के साथ युद्ध करने की तैयारी करनी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अफ़ीम का जो जितना भी व्यापार जो चीन में हो रहा था उसके लिए जो प्रशासन थे वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि इस प्रकार इसको कम करें। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज पर यानी जितने भी अंग्रेज थे उस सभी को बहुत ही विरुद्ध यानी सख्त कार्रवाई शुरू की, जिसके कारण अंग्रेज व्यापारियों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। ठीक है, जिस कारण उन्होंने उसके पास तो पैसा तो पहले ही था, उन्होंने इस कारण युद्ध की तैयारी करने में जुट गए। ठीक है, अब आगे हम आपको बताने वाले हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। प्रथम अफ़ीम युद्ध का जो कारण हो वो क्या था, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पॉइंटली वाइज इसी तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट,
अफीम का व्यापार बंद हो जाने से अंग्रेज व्यापारी चीन सरकार से बहुत असंतुष्ट थे। वे इस बात पर भी चीन के साथ लड़ाई शुरू कर देना चाहते थे कि उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। 1839 ईस्वी में चीनियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू भी हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण अफीम का अवैध व्यापार था, लेकिन इसके अतिरिक्त युद्ध के कुछ और भी कारण थे। अब क्या कारण थे देखिए, अब आपको ज़्यादातर मालूम होगा कि अफीम युद्ध के कारण ही ये अफीम युद्ध हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और कारण थे जिसके बारे में आगे बताया गया है। और राजनीतिक, यानी फर्स्ट था राजनीतिक प्रभुत्व की आकांक्षा। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज भारत की तरह चीन पर भी अपना कब्जा यानी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। भारत और एशिया के कुछ अन्य देशों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य विस्तार की दिशा में पर्याप्त सफलता मिली थी। चीन भी इस समय बहुत शक्तिहीन था और अंग्रेज इस स्थिति से लाभ उठाना चाहते थे। और सेकेंड नंबर है व्यापार विस्तार की लालसा, यानी जो अंग्रेज चाहते थे वो ज़्यादातर व्यापार को विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि चीन की सरकार उसके व्यापार पर किसी तरह की प्रतिबंध लगाए, ठीक है। वे नहीं चाहते थे कि उनकी व्यापारिक कार्यकलाप केवल कैंटन के बंदरगाह तक सीमित रहे, लेकिन चीन की सरकार अपने को प्रभुत्व संपन्न सरकार मानती थी, इसलिए वह कहती थी कि उन्हें उसे विदेशियों के व्यापारिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। यानी ये चीन का कहना था कि वो ज़्यादातर व्यापारी कर रहे थे उसको वो ज़्यादातर रोक लगा रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, जिस कारण वो लोग अंग्रेज जो है ज़्यादातर लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रतिनिधि रखने की मांग। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सुपरिटेंडेंट कैंटीन में रहता था। अंग्रेज चाहता था कि चीन की सरकार उसको ब्रिटेन की प्रतिनिधि माने, लेकिन चीन की सरकार उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसका पद राजनीतिक नहीं था। इस बात से अंग्रेज बहुत क्षुब्ध थे। चीन की सरकार ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की राजनीतिक स्थिति स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, इस कारण भी अंग्रेज के साथ उसका विरोध बढ़ता जा रहा था, ठीक है। आपने यहाँ से देखा प्रतिनिधि रखने की मांग, यानी इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन जो सुपरिटेंडेंट कैंटन में जो रहता था, अंग्रेज चाहते थे कि चीन सरकार उसको प्रतिनिधि माने, लेकिन ऐसा तो चीन करता नहीं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने और उसका विरोध बढ़ता रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में दिया है चीन कानून से मुक्ति की इच्छा। कैंटन में निवास करने वाले अंग्रेज व्यापारी कानून दृष्टि से चीन के अधीन है या नहीं, इस प्रश्न पर भी ब्रिटेन और चीन में मतभेद था। 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज ने चीनी नागरिक की हत्या कर दी। चीन सरकार उसे कैद कर अपने अदालत में लाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। तब उस अंग्रेज अपराधी को ज़बरदस्त पकड़ लिया गया और उस पर मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दे दी गई। अंग्रेज इस घटना से बहुत ही असंतुष्ट हुए। इसके बाद बहुत से अंग्रेज अपराधियों को चीन की अदालत में सम्मुख पेश किया और उन्हें दंड दिया गया। यानी जितने भी अपराधी चीन अदालत के सम्मुख पेश किया गया, यानी उस सभी जितने भी अंग्रेज थे उस सभी को पेश किया गया और उन्हें दंड किया गया। अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी, ठीक है। यही अपमानजनक बात के कारण वो ज़्यादा क्रूर थे और जिस कारण उन्होंने अफीम युद्ध का निर्णय लिया, ठीक है। नेक्स्ट है अफीम का व्यापार। पाँचवा जो कारण था क्या था, अफीम का व्यापार। अफीम का व्यापार में युद्ध का तात्कालिक कारण अफीम व्यापार की समस्या थी। 1839 ईस्वी में चीन की सरकार ने कैंटन में विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की, जिससे अफीम के अवैध व्यापार का अंत करने का काम दिया गया। इस पदाधिकारी ने यूरोपीय व्यापारियों के साथ कर व्यवहार किया और उन्हें विवश किया कि वे सारी पिटारियों को सरकार को सुपुर्द कर दें जिसमें अफीम भरी हुई थी। साथ ही साथ उसने यूरोपीय व्यापारियों को यह आश्वासन भी मांगा कि वे भविष्य में कभी चीन में अफीम लाने का प्रयास नहीं करेंगे। अंग्रेजों की यह नीति बहुत बुरी लगी। इस परिस्थिति में दोनों पक्षों के बीच युद्ध हो जाना अनिवार्य हो गया, ठीक है। यानी उसके बीच क्या था, अफीम व्यापार। अफीम में ज़्यादातर अंग्रेज को ज़्यादातर लाभ हो रहे थे, जिस कारण उन्होंने इंग्लैंड के ज़्यादातर जो राजा थे, इंग्लैंड के ज़्यादातर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उस सभी चाहते थे अफीम का जितना ज़्यादा व्यापार करेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। और यहाँ पर चीन की सरकार उससे बहुत ज़्यादा हैरान थी, जिस कारण उन्होंने विशेष अधिकारी को खड़ा किया और जिन्होंने अंग्रेज़ के लिए बहुत ही मुश्किल कर दिया अफीम लाने के लिए, ठीक है। जिस कारण युद्ध में ज़्यादातर गहराई बढ़ता गया, ठीक है। फिर आगे क्योटो की प्रथा। अब क्योटो की ये प्रथा थी उसके बारे में 6 नंबर है इसका रीजन है। विदेशी व्यापारियों के चीन सम्राट के प्रति पूर्ण भक्ति की प्रकट करनी पड़ती थी। सम्राट के सामने उपस्थित होने पर उन्हें 9 बार झुककर प्रणाम करना होता था। यानी अंग्रेज जो जितने भी थे उनको अगर थोड़ा भी गलती हो गया अगर चीन में, तो चीन के जो मेन अधिकारी होते थे उनको बुला करके और जो अंग्रेज थे उसको बुला करके 9 बार झुकवा करके और उनसे प्रणाम करवाते थे। जिस कारण क्योटो के नाम से जाने वाली यह प्रथा दूतों एवं ईसाई में धर्म प्रचारकों के लिए सम्मान पद नहीं था।
वे क्योतो के पालन करने में हिचकिचाते थे। अंग्रेज व्यापारियों एवं दूतों इस प्रथा के लिए भी उचित नहीं माना, क्योंकि इससे उनके राष्ट्रीय सम्मान पर ठेस पहुंचती थी। स्पष्ट है कि अंग्रेज जाति इस प्रथा की समाप्ति के पक्षपाती में थी। चीन लंबे समय तक संभव नहीं था और ब्रिटिश जाति चीन के शासन में प्रभुत्व स्थापित नहीं होता, जिस कारण उन्होंने चीन में अफीम युद्ध का निर्णय लिया। नेक्स्ट जो कारण है युद्ध का प्रारंभ और अंत, यानी इसमें जो युद्ध का प्रारंभ और अंत हुआ इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अफीम के व्यापार को बंद करने के लिए नए आदेश विरुद्ध 1839 ईस्वी में अंग्रेज ने चीन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ब्रिटिश नौसेना ने कैंटन बंदरगाह को घेर लिया और ब्रिटिश की समुद्रिक शक्ति बड़ी प्रबल थी। चीन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए प्रशांत महासागर के तटवर्ती कई चीनी प्रदेश और टापू अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अब ब्रिटिश सेना ने सिनकियांग को भी जीत लिया और नानकिंग पर भी हमला करने की तैयारी शुरू करी। चीन के लिए युद्ध में टिकना बड़ा कठिन हो गया था और उसने समझौता कर लेना ही उचित समझा। अतएव 1842 ईस्वी में 20 अगस्त को चीन और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जो नानकिंग की संधि हुई, यानी ट्रीटी ऑफ नानकिंग के नाम से प्रसिद्ध है। आपको मालूम हुआ कि प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था वो नानकिंग की संधि के पश्चात ही समाप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ नानकिंग। ट्रीटी यानी इसका मतलब है नानकिंग की संधि के पश्चात क्या हुआ, इसके बाद है इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या उसको प्रावधान रखने पड़े। ठीक है, नानकिंग की संधि के अनुबंध निम्नलिखित थे। हांगकांग के द्वीप अंग्रेज को प्राप्त हो गया, यानी हांगकांग जो अभी वर्तमान में जो देश है वो सभी अंग्रेज का हो गया। कैंटन, अमायो, फुचाओ, निंगपो, संघाई नामक 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। पहले मात्र एक ही बंदरगाह खोला गया था जिसका नाम था कैंटन। ठीक है, अब 5 खोल दिया गया। इन बंदरगाहों पर ब्रिटेन अपने वाणिज्य दूत नियुक्त करेगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश व्यापारियों को चीनी व्यापारियों को सीधे क्रय विक्रय का अधिकार दे दिया गया। आयात निर्यात पर सम्मान एवं नरम शुल्क पद्धति लागू होगी। शुल्क की वसूली उत्तराधिकारी पर बने, यानी कि जितना भी चीनी में प्रतिपूर्ति के रूप में जितने भी खर्च हुए ना वो सभी को अंग्रेज को देना पड़ा चीन को। ठीक है, चीन जो है $2 करोड़ 10 लाख देना स्वीकार कर लिया और उन्हें अंग्रेज को दिया। अंग्रेजों ने मुकदमे उन्हीं की अदालतों में अंग्रेजी कानून के अनुसार होंगे, यानी अंग्रेजों ने उन्होंने एक और शर्त रखा कि अंग्रेज जितने भी हैं उस सभी के मुकदमे उन्हीं की अदालतों में अंग्रेजी कानून के अनुसार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अफीम युद्ध के परिणाम जो रिजल्ट हुआ उसका सुनिएगा। प्रथम अफीम युद्ध नानकिंग की संधि के साथ समाप्त हुआ, परंतु इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम लिखे। यह संधि चीन के लिए एक अत्यंत करवाविश थी, जो अंग्रेजों के लिए चीन में उनकी साम्राज्यवादी फतह की पहले की रन। इस संधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम निकले। अब इससे हुआ कि ब्रिटेन को तो लाभ ही लाभ हुआ। नानकिंग की संधि से जो ब्रिटेन में व्यापारिक लाभ हुए थे उनसे ब्रिटेन में साम्राज्यवादी पताका का झंडा लहरा दिया, गाड़ दिया। ठीक है, सबसे उल्लेखनीय बात तो यह थी कि उसने अफीम व्यापार को लेकर युद्ध लड़ा गया था, उसके विषय में नानकिंग संधि में कुछ भी नहीं कहा गया। ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति के रूप में $2 करोड़ 10 लाख की धनराशि भी प्राप्त हुई, यानी ऊपर से एक्स्ट्रा धनराशि सिर्फ ब्रिटेन को ही माने चीन को देना पड़ा। ठीक है, इसको याद रखिए। और ऊपर से चीन में साम्राज्यवाद भी नानकिंग की संधि से प्रभावित होकर फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम, प्रसा, हॉलैंड और पुर्तगाल आदि देश भी चीन में अपना प्रभाव की वृद्धि और उन्मुख, यानी इस सभी नानकिंग की संधि जो हुई इसके पश्चात जो है सो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जितने भी बेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल ये सभी देश उसमें आकर के उसमें अपना व्यापार शुरू किए। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो द्वितीय अफीम युद्ध से रिलेटेड है। सेम इसी प्रकार से द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ था, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट द्वितीय अफीम युद्ध 1856 के कारणों एवं परिणामों का परीक्षण करें। एग्जामिन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड अफीम वार। ठीक है, यहाँ पर आंसर है चीन के प्रथम अफीम युद्ध ने यूरोपीय राज्यों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चीन का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें चीन में तरह तरह की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई थी, लेकिन पाश्चात्य देशों को इससे संतुष्टि नहीं हुई। वे चीन के लिए अपने अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे, इसके लिए चीन के साथ एक दूसरा युद्ध आवश्यक समझा जाने लगा। द्वितीय अफीम युद्ध भी इसी आवश्यकता का परिणाम था, यानी अफीम के कारण ही द्वितीय युद्ध भी हुआ था, और जिसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न हुआ था, कुछ और आगे हानि हुई। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तत्काल सेम उसी प्रकार का है। और नीचे जो मैंने कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेटअप भी है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है इसका, जो सेट 2 का वीडियो आपको जल्दी ही आपको मिलेगा। ठीक है, सवेरे तक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।